हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जेनेटिक कोड का टॉपिक। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ चीज़ आपको याद दिलानी है। ज़रा ध्यान करो, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं या जब हम ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ा करते थे तो कुछ ध्यान आ रहा है। ट्रांसक्रिप्शन में भी हम क्या बोला करते थे कि कैसे डीएनए से आरएनए बना करता था, है ना। अच्छा, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन नोटिस करने वाली थी, जैसे कि अगर आप रेप्लिकेशन पढ़ते थे, डीएनए रेप्लिकेशन, तो वहाँ पे आप क्या करते थे, डीएनए का जो कोई धागा हुआ करता था, जो स्ट्रैंड हुआ करता था, उस पर कुछ नाइट्रोजिनस बेसेस हुआ करते थे, है ना। और उसको देख कर ही आप सामने उसका क्या बना देते थे, कॉम्प्लीमेंट्री उसका पेयर बनाते चले जाते थे और एक नया धागा बन जाता था। ये तो डीएनए रेप्लिकेशन की कहानी है, जो आपने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन पूरा का पूरा पढ़ा भी था। फिर बात आई थी कौन सी, ट्रांसक्रिप्शन की बात आई थी, जहाँ पे हमने क्या चीज़ नोटिस करी थी कि कैसे हम कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड में फ़र्क पहचानते हैं। फिर जब हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड मिल जाता है तो उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेस पर ही हम उसमें से सारे जो भी उसमें बेसेस लगे होते थे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाकर हम एमआरएनए तैयार कर लिया करते थे। तो कहीं ना कहीं आप चाहे रेप्लिकेशन बोलो या आप ट्रांसक्रिप्शन बोलो, हमें कोई ना कोई सहारा लेना पड़ता था, तब हम अगला प्रोसेस कर दिया करते थे, है ना। जैसे रेप्लिकेशन, उसी तरह ट्रांसक्रिप्शन में हम कोई ना कोई टेम्पलेट के बेस पर हम कोडॉन को क्या करते थे, उतार लिया करते थे, आप कह लो उसका कॉम्प्लीमेंट्री तैयार कर लेते थे। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि जब आप ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ते हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एमआरएनए पे जितने भी वो सब लगे होते थे, बेसेस लगे होते थे, इनसे अमीनो एसिड जो बनता था, अमीनो एसिड पर किसी भी तरह का कोई बेस नहीं होता था। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये नहीं बता सकते थे कि अमीनो एसिड जो बना वो कोई भी बेस पेयरिंग के हिसाब से बना, या आप कह लो कि कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ पर आया हो, ऐसा इनमें कुछ देखने को ही नहीं मिला। आप कह सकते हो कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी देखने को मिलता ही नहीं है। कब? जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हो। हालांकि जब आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो वहाँ पे तो देखने को मिल जाता है, लेकिन ट्रांसलेशन में नहीं दिखता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करना, अगर ये बेसिक सी डेफिनेशन आपको क्लियर है, जैसे कि मैं थोड़ा रिलेट करा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इस टॉपिक में सब कुछ नहीं घुस के पढ़ना है, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, उसे करते चले जाना। देखो, हम ये चीज़ पढ़ा करते थे कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर बनेगा क्या, प्रोटीन, है ना। अब ध्यान करो, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए डीएनए पे तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, कौन कौन से, ए, टी, जी, सी, इन्हीं सब के अलग अलग पूरे कॉम्बिनेशन बन के पूरा स्ट्रैंड बनता था, और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री बना के हम आरएनए बना देते थे। बट यहाँ पर एक चेंज करते थे, टी की जगह यहाँ पर यू रख देते थे, जी, सी। मतलब आप ये कह सकते हो यहाँ पर भी कोई चार ऐसे बेसेस हैं, इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन बन बन के पूरा का पूरा एमआरएनए हमारा रेडी हो जाता था। और ऐसा लगता है कि जब आप आरएनए से प्रोटीन की तरफ जाते हो, मतलब जब आप अमीनो एसिड की चेन बनाते हो, प्रोटीन क्या है, चेन ऑफ अमीनो एसिड है, तो जब आप आरएनए से प्रोटीन बना रहे हो, यहाँ पे तो आपको एक टेम्पलेट दे दिया गया है, आप इसको देख देख के आपका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए तैयार कर लेते थे। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बनाना है तो अमीनो एसिड जो आपका बनता है, वहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरह का बेस पेयर ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आता है। तो यहाँ पर ये बात ही नहीं समझ आती थी कि कैसे ये कोड वाली भाषा इसको समझ आ गई है। क्या कुछ क्लियर हो रहा है? जैसे कि मैं कह रहा हूँ, आरएनए बनाने के लिए इसने किसी टेम्पलेट का सहारा लिया ताकि ये वाला बेस बन जाए। इसका मतलब इसे कोई ना कोई चीज़ें थी जो बता पा रही थी कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ, आप इसका जस्ट अपोजिट वाला बनाओ कि ए लगाए तो आगे टी लगा दो, जी लगाए तो सी लगा दो, सी लगाए जी लगा दो, ऐसे करके आप आरएनए या एमआरएनए कुछ भी बना लो। लेकिन यहाँ पर तो जो भी आरएनए आया, इससे जब आप प्रोटीन बनाया करते हो तो जो भी अमीनो एसिड बना उसके ऊपर कोई भी बेसेस लगे ही नहीं होते। तो आप कैसे बता पाओगे कि यहाँ से कोई चीज़ रीड करके यहाँ तक पहुँची होगी?
अच्छा, ये तो क्लियर होगा ना कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है। ऐसे समझ लो कि अगर मैं बात करूं कि हम बहुत सारे लेटर्स पढ़ते हैं ना, बचपन में हमें टीचर्स, मम्मी हमें कितना मार मार के पढ़ाई है, ABCD पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। क्यों? उसका रीज़न तो हमें बाद में समझ आया। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि ABCD में A to Z कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, और उन 26 लेटर का आपस में तालमेल करते करते हम अलग अलग सेंटेंस बना देते हैं। मान लो मैंने उनमें से कुछ सेंटेंस चुराए, मान लो A चुरा लिया, P चुरा लिया, फिर मैंने L चुरा लिया, E चुरा लिया, ऐसे करके मैंने कुछ लेटर्स चुराए और उससे मैंने एक mRNA बना दिया। ऐसे समझ लो, अपने भाषा में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने उससे एक mRNA बना दिया। कह लो कि मैंने ट्रांसक्रिप्शन करके एक कोड तैयार कर लिया, जिसको आप बोल रहे हो एप्पल नाम का मैंने लेटर्स चुरा लिया। अब मुझे इस एप्पल को बनाना है, तो मैं इस mRNA को मशीन में डालूंगा और एप्पल निकल कर आ जाएगा। ऐसा कुछ समझो कि ट्रांसलेशन हो गया। ऐसा ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे बॉडी में कोई इन्फॉर्मेशन को ले जाना होता है तो कुछ ऐसे ही होते हैं। ये 4 समझ लो क्या हैं, ये 4 ही क्या है, लेटर हैं, और इन्हीं 4 लेटर के अलग अलग कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सब बन रहा था। DNA से जब RNA बनाना था तो हमने सिर्फ एक चेंज किया था कि T की जगह हम U लगा देते थे। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो ये 4 लेटर ही थे जो कहीं ना कहीं अलग अलग अमीनो एसिड को बनाया करेंगे, है ना, और इन्हीं का कॉम्बिनेशन बना के आप RNA बनाया करोगे। ये कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखना साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ, साइंटिस्ट के दिमाग में सवाल क्या आ रहे थे उसे समझने की कोशिश करना। उन्हें ये चीज़ समझ आ रही थी कि हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आप जो करते हो, है ना, A के सामने T लगा दो, G के सामने C लगा दो, इस बेस पेयरिंग के हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप आगे तो बढ़ते हो और अगले के पास भी कोई ना कोई स्ट्रैंड आ जाता था जिस पे कुछ बेसिस लगे होते थे। ऐसा लगता है वो कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं दिखती कि अगर मुझे RNA पर कुछ ऐसे लिखा हुआ मिल गया है, A U G C U A, अगर मुझे ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री बना के तैयार करूँ कुछ। ऐसा लगता है यहाँ से जो चीज़ बना है ना, वो कोई अमीनो एसिड बन गया, मेथियोनीन या फिर कोई ग्वानीन, ऐसे करके कोई अमीनो एसिड बना। तो ये रीज़न ही नहीं समझ आता था कि कैसे यहाँ से कोई अमीनो एसिड बन गया जिस पर कोई कोडॉन, ऐसा कुछ है ही नहीं। कोडॉन मतलब ऐसा समझ लो किसी भी तरह का कोई बेस है ही नहीं, तो आप बता कैसे रहे हो कि यहाँ से ये वाले अमीनो एसिड ऐसे बन रहे हैं। इनको ये बात समझने में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी। मतलब कि आप खुद सोचो ना, हमें समझने में कितना मतलब लगता है ना, गुस्सा आती है कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप खुद सोचो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जहाँ से आपने सीधा ये बता दिया कि भाई अमीनो एसिड कुछ बन रहा है। यहीं पर साइंटिस्ट का कुछ कुछ दिमाग चमका। इन्होंने सोचा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं RNA पर अलग अलग टाइप के, मतलब यही 4 लेटर से मिलता जुलता जितना भी बना होगा, ठीक है, उन्हीं में से कुछ कॉम्बिनेशंस होते थे, और वो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं कुछ, जैसे कहते हैं ना, सिग्नल दे दिया कर रहे हैं, या कह लो आप किसी तरह का उनको सामने क्या कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि ये कोई अमीनो एसिड बनाना है हमें, है ना। तो अलग अलग पेयर कौन से थे, या फिर इनमें से क्या चीज़ है जो यहाँ पर अमीनो एसिड अलग अलग बनाया करते हैं, ये लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब अगर हम देसी भाषा में बात करें तो ये इस कोड को, ये जो कोड लिखा हुआ है, ये जो भाषा लिखी हुई है शरीर के अंदर की, है ना, जो प्रोटीन में एक्सप्रेस हो रही है, जैसे समझ लो कि यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिस में कुछ ना कुछ ऐसे ढेर सारा लिखा है, और उसका मतलब कहीं ना कहीं ढेर सारे अमीनो एसिड मिलकर यहाँ बनते हैं और बाल हमारे काले हो जाते हैं, या स्किन में मेलानिन पिगमेंट आ जाता है, या कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है। तो हमें ये पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी चीज़ है जो किसी तरह का सिग्नल क्रिएट कर रही है, वो है क्या, या फिर वो जोड़ी में प्रेजेंट होता है, या वो 3 के साथ पेयर बनाता है, या वो अकेला प्रेजेंट होता है। मतलब कि क्या कोई एक सिंगल कोडॉन अमीनो एसिड बना रहा था, या कोई 2 लोग मिलकर बना रहे थे, या कोई 3 लोग मिलकर बना रहे थे, जिसके वजह से कुछ ऐसे बन रहा था, ये हमें पता नहीं था।
बट यहाँ पे साइंटिस्ट ने सोचा, ये चीज़ समझ आ रही थी उन्हें कहीं कहीं कि ऐसा हो सकता है कि जो भी आप बना रहे हो, जो भी आपको प्रोटीन वगैरह बनाना है, जो भी आपको प्रोटीन बनाना है, यहाँ पे उनके दिमाग में एक चीज़ कहीं ना कहीं समझ आनी शुरू हो गई। वो क्या आई कि जब भी कोई प्रोटीन बना करती होगी तो कोई ना कोई सेट आया करता होगा और वो अमीनो एसिड को बताया करता होगा, है ना। तो ऐसा कुछ इनके दिमाग में आना शुरू हुआ। अब देखो, शुरुआत अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो पहली बात तो यहाँ पर यही आती है कि आरएनए से, या आप कह लो न्यूक्लिक एसिड चेंज होता है। मतलब जब न्यूक्लिक एसिड चेंज होता है तो आप कह सकते हो प्रोटीन चेंज हो जाता है ना, प्रोटीन चेंज हो जाता है। बट इनके बीच में, बट देयर इज नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी एग्जिस्ट बिटवीन, किसके बीच में, न्यूक्लियोटाइड के बीच में और एंड किसके बीच में, अमीनो एसिड्स। मतलब कि ये तो हम जानते थे कि न्यूक्लिक एसिड में अगर जरा सा भी चेंज आया तो प्रोटीन में चेंज आ जाता था, लेकिन कोई भी कॉम्प्लीमेंटेरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है इन दोनों के बीच में, है ना। तो यही बात आई इनके दिमाग में, कहीं ना कहीं हम अपनी भाषा में समझने की ये कोशिश कर रहे थे कि ये कोडॉन जो है इसका मतलब निकाल पाना ये बड़ा मुश्किल था। मतलब कि जितने भी यहाँ पर अलग अलग नाइट्रोजिनस बेसेस थे, इनमें से कोडॉन क्या है, कोडॉन मतलब कि जो एक अमीनो एसिड को बना रहा है। अब वो कोडॉन क्या सिंगल बेस का बना है, या 2 है, या 3 है, कितने का बना है हमें नहीं पता। जैसे मैं बात करूं ABCD में से ढेर सारी चीज़ हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास कोई सेंटेंस है, अब वो सेंटेंस ABCD के एक शब्द से बना है, या फिर 2 से बना है, 3 से मिलकर बना है, 4 से मिलकर बना है, मुझे नहीं पता, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ एप्पल, तो एप्पल कितने लेटर से बना है ये मुझे नहीं पता। ऐसे ही बॉडी में हर अमीनो एसिड के लिए एक कोडॉन हुआ करता था, मतलब कि कोई एक कोड हुआ करता था और वो कोड हर तरह के अमीनो एसिड को बनाया करता था। और वो कोड हो सकता है 2 प्रेजेंट हो, 3 प्रेजेंट हो, हमें नहीं मालूम, ये इन्हें पता करना था। थोड़ा सा है, अजीब सा लगता है, लेकिन ध्यान से सुनना, साइंटिस्ट का सोचने का तरीका समझना, यहाँ पे अपने को आइडिया आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, मतलब कि आप कह सकते हो इट इज़ चैलेंजिंग, या फिर कह दो चैलेंजिंग ही लिख देते हैं ना, इट इज़ चैलेंजिंग टू डिकोड कोडॉन्स। अब देखो, कोडॉन्स को डिकोड करना ये बड़ा चैलेंजिंग था। अब यहाँ पर सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे आते हैं कौन, जॉर्ज गैमो। ध्यान से सुनना, देखो अगर अभी तक कोई चीज़ें, अगर कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही हो कि क्या चीज़ चल रही है, लोग क्या सोचा कर रहे थे, तो वो सब हटाओ, सिंपल एक चीज़ दिमाग में लाओ कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आपको पता थी। मतलब कि कोई चीज़ है, कोई स्ट्रैंड है, उस पर कुछ बेसेस लगे हैं, उसका मैं देख देख के अपोजिट उतार लिया करता था, मेरे पास स्ट्रैंड नया तैयार हो जाता था। तो वो क्या था, रेप्लिकेशन हुआ करता था। उसके लिए मुझे कोई सहारा चाहिए होता था जिससे मैं नया स्ट्रैंड बना लेता था। उसी तरह जब मैं ट्रांसक्रिप्शन करता था तो मुझे एक टेम्पलेट स्ट्रैंड मिलता था, उसको देख देख के मैं आरएनए बना लेता था। और आरएनए पर भी कुछ उसके बेसेस लगे होते थे। जैसे आप देख के अगर कोई चीज़ उतार रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री बेस, तो ऐसा आरएनए में भी था। लेकिन जब आप प्रोटीन बनाते हो तो मुझे
अमीनो एसिड पर कोई बेस दिखता ही नहीं है। मतलब सीधा का सीधा प्रोटीन या सीधा का सीधा अमीनो एसिड बन गया जो कि प्रोटीन बना देगा। तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी लोगों को कि है क्या यहाँ पे, आखिर यहाँ पर मामला क्या है कि इन 4 जो आपके बेसेस हैं, ठीक है, इनमें से कुछ तो ऐसा था, हो सकता है पेयर या फिर कोई ना कोई वो शब्द थे 2 या 3 जोड़ी में रहे होंगे जो एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए संदेश दिया कर रहे थे, लेकिन वो सिग्नल क्या है, कौन कौन से हैं, हमें कुछ नहीं मालूम था। इसी की जानकारी के लिए, इसी चीज़ को जानने के लिए कि मतलब ये बड़ा चैलेंजिंग हो गया था कि हम डिकोड कर पाएँ, मतलब कि उसका मतलब निकाल पाएँ कि ये कोडॉन्स हैं क्या। कोडॉन्स क्या, ये अलग अलग कोड जो बनेंगे, ATGC, ये सब अलग अलग कोड का मतलब निकाल पाना ये बड़ा मुश्किल सा हो गया था। अब ध्यान से देखना, पहले साइंटिस्ट आए जॉर्ज गैमो। इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने बताया कि हमारे पास 4 तरीके के क्या है नाइट्रोजिनस बेसेस हैं। कौन कौन से? एडेनिन, अगर मैं RNA की बात कर रहा हूँ, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 तरीके के क्या हैं बेसेस हैं। मैं कह रहा हूँ ये 4 तरीके के लेटर्स हैं, ठीक है। ये कह रहे थे कि इन्हीं 4 लेटर से हमारे शरीर में कितने अमीनो एसिड हैं। हम जानते हैं, बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं हम, कि टोटल 20 अमीनो एसिड हमारे में बनते हैं और ये अमीनो एसिड अलग अलग प्रोटीन बनाया करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोला करते थे कि ये 4 लेटर से मिलजुल कर ही 20 तरीके के अमीनो एसिड बनते हैं। पहली बात इनकी याद रखना, ये वाली, ये एक फिजिसिस्ट थे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया, जिसमें से इन्होंने क्या बोला कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स कोड्स फॉर 20 अमीनो एसिड। मतलब कि 4 न्यूक्लियोटाइड हैं जो कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड को। मतलब कि कौन कौन से? AUGC, ये सब वाले हैं ना। इन्हीं चारों से ही 20 अमीनो एसिड आपको बनाने होते थे। मतलब कि आप अगर इनके कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो, देखो कॉम्बिनेशन की शुरुआत अगर मैं सिंगल से करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं कि मुझे ऐसे समझ लो कोडॉन लेना है। कोडॉन क्या होता है? एक कोडॉन हम मानते हैं कि एक अमीनो एसिड को बनाता था, लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि उस कोडॉन में कितने बेस आया करते हैं। ये मुझे नहीं पता है, मैं कोडॉन को अमीनो एसिड मान रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं एक क्राइटेरिया लूँ कि जैसे कि ये 4 तरीके के बेसेस हैं, अगर मैं एक एक से एक अमीनो एसिड बनाऊँ, मतलब कि A वाले से कोई एक अमीनो एसिड बना दूँ, U वाले से कोई एक अमीनो एसिड, G वाले से कोई एक अमीनो एसिड, C वाले से कोई एक अमीनो एसिड, मतलब अगर मैं एक बेस से अलग अलग अमीनो एसिड बनाऊँ, मेरे पास कितने हैं टोटल? 4 बेसेस हैं। और अगर मैं एक ही लूँ तो कितने बनेंगे? 4 तरीके के अमीनो एसिड बनेंगे, है ना, 4 अमीनो एसिड बनेंगे। और अगर मैं यही लूँ, वो चारों बेसेस के अगर मैं 2-2 की जोड़ी बना दूँ तो टोटल कितने बन सकते हैं? आप बोलोगे 16 अमीनो एसिड बनने के चांसेस हो सकते हैं। देखा जाए तो ये भी 20 से कम है, देखा जाए तो ये भी 20 अमीनो एसिड से कम है। हमारे शरीर में तो 20 अमीनो एसिड बनते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि वो 2 के सेगमेंट में भी नहीं है, वो अकेले भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो 3 के टुकड़ों में हो सकते हैं। और यहाँ से निकल कर आया क्या? 64 के आसपास। इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन इन्हें ये बात पता थी कि वो पेयर में 2 में तो नहीं प्रेजेंट होंगे, वो जो भी लेटर्स थे वो कहीं ना कहीं 3 की जोड़ी में रहा करते होंगे। अगर A वाला है तो A रहा करता होगा, तब वो कोई अमीनो एसिड बनाएगा। इस तरीके का इन्होंने बता दिया कि कोई 3 जोड़ी वाला ही होगा, क्योंकि अगर मैं 2 की बनाता हूँ तो 16 बनते हैं, 1 का बनाता हूँ तो सिर्फ 4 ही बनते हैं, तो हर बार कम हो जा रहा है, इसमें इतना ज़्यादा हो गया। तो ये प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये 64 का क्या मतलब है। आप कैसे बताओगे? इतने अमीनो एसिड थोड़ी होते हैं। ये तो जब हम बाद में पढ़ते हैं तो हमें ये क्लियर होता है कि बहुत सारे ट्रिपलेट
बहुत सारे 3 वाले जो जोड़ी थे अलग अलग प्रकार के, वो किसी एक तरीके के अमीनो एसिड को बनाया करते थे। और ऐसे बहुत सारे अगर मिला दूं तो ऐसा लगता है 8-10 तो ऐसे थे जो कोई 1-2 को बनाया करते थे। तो टोटल अमीनो एसिड जब गिनने जाऊं तो ऐसा लगता है 20 ही अमीनो एसिड बन रहे थे, लेकिन नंबर ऑफ कोडॉन उनके लिए ज़्यादा हो गए थे। हाँ, ये चीज़ ये बेचारे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन्होंने क्या बात बोली थी, पहली ये, दूसरी इन्होंने क्या बात बोली कि 20 अमीनो एसिड for 20 amino acid codons should be triplet। मतलब कि 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कोडॉन कैसा होना चाहिए, ट्रिपलेट होना चाहिए। ये बात इन्होंने बता दी। अब यहाँ से ये चीज़ें क्लियर करने के लिए या इतने सारे बनाने के लिए कॉम्बिनेशन, अब देखो ये पूरा कोडॉन वाला सिस्टम बनाने के लिए, चीज़ों को डिकोड करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया। जॉर्ज गैमो ने अपनी बात रखी, फिर आए थे अपने इंडिया के ही थे साइंटिस्ट हरगोबिंद खुराना। इन्होंने क्या किया, जो आरएनए का पूरा सेगमेंट था, ठीक है, जो भी अलग अलग बनते थे, इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे उसके आरएनए के पीसेस बना दिए। ठीक है, ये केमिकल मेथड यूज़ करके छोटे छोटे आरएनए के पीसेस बना दिए। जैसे मैं बोलूँ आरएनए का सेगमेंट है, उसके मैं छोटे छोटे 3-3 टुकड़ों वाला आरएनए बना दूँ, अलग अलग 3-3 वाला सेगमेंट वाला। ठीक है, और मैंने ढेर सारे ये बना दिए, जिससे मैं बोल रहा हूँ केमिकल मेथड से छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। अब वो बात अलग है कि इन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये 3 टुकड़े वाले जो मैंने अलग अलग तैयार किए हैं, ये किस अमीनो एसिड को बना रहे होंगे, ये इन्हें नहीं मालूम था। इनकी सहायता करने के लिए एक और साइंटिस्ट थे, मतलब सब अपना काम कर ही रहे थे। तो वो जो दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या चीज़ रेडी करी थी, उन्होंने ऐसा सेल फ्री सिस्टम बनाया था। ऐसा समझो एक ऐसी मशीन थी जिसमें आप 3 कोड वाला ये आरएनए डालते हो तो उससे कोई अमीनो एसिड बन जाता था। तो इससे पता चल जाता था कि ये जो 3 लेटर वाला आपने कोड डाला, ये कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा। तो ये जो आपके हरगोबिंद खुराना थे, इनके पास जो ढेर सारे आरएनए का छोटा छोटा टुकड़ा था, ये जब उनसे मिला, मतलब वो जो सेल फ्री सिस्टम बनाया करते थे दूसरे साइंटिस्ट, उन्होंने ढेर सारे चीज़ों को टेस्ट कर करके देखा और हर छोटे छोटे सेगमेंट्स का ये मतलब निकाल लिया कि यू है तो उसका कौन सा अमीनो एसिड है, ए है तो उसका कौन सा है, AUG है तो उसका कौन सा है। इस तरीके से पूरा का पूरा 64 कोडॉन का डब्बा बना दिया, जो आपके बुक में भी बना है। एक बार नोट डाउन कर लो, उन दोनों साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं एक बार। देखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक हरगोबिंद खुराना है और दूसरे एक हैं आपके मार्शल नीरेनबर्ग। कोडॉन का पता लगाया जा रहा है, अभी डिकोड किया जा रहा है। देखना दूसरे साइंटिस्ट थे अपने कौन, हरगोबिंद खुराना। ये साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने केमिकल मेथड से, या आप कह लो इन्होंने केमिकल मेथड को जो यूज़ किया, ठीक है, यूज्ड केमिकल मेथड एंड सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन्होंने केमिकल मेथड का यूज़ किया और आरएनए मॉलिक्यूल्स तैयार किए। वो भी किस तरीके के आरएनए मॉलिक्यूल्स, होमोपॉलीमर्स वाले, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। ये क्या होता है, होमोपॉलीमर्स मतलब कुछ इस तरीके से, अगर A वाला है तो AAA, UU, CCC, G, है ना।
ये अलग अलग क्या है, कोडॉन है, और ये कोई ना कोई अमीनो एसिड बनाएंगे, लेकिन इनको पता नहीं है ये कौन सा बनाएंगे। इन्होंने तो छोटे छोटे आरएनए तैयार कर लिए। कोपॉलीमर्स मतलब कुछ ऐसा, AUG हो सकता है, GUC हो सकता है, या ऐसे करके अलग अलग इस तरीके के इन्होंने छोटे छोटे टुकड़े बना के तैयार कर लिए। ठीक है, ये किसका था, हरगोविंद खुराना का कंसेप्ट था। फिर दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने और भी इनकी हेल्प करी। कौन थे, मार्शल नीरेनबर्ग। इनका क्या योगदान था, इनका भी बड़ा बढ़िया योगदान था। मतलब कि इनका योगदान ये था, ये सेल फ्री सिस्टम बनाए थे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहां पे देखो, इनका ये जो सिस्टम था, मतलब कि ऐसा समझो इनकी ये मशीनरी थी जो प्रोटीन की सिंथेसिस किया करती थी, कि कोई आरएनए डाल दो वो प्रोटीन सिंथेसिस कर देगी। अब इनके पास ये जो हरगोविंद खुराना थे, इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए के कोड प्रेजेंट थे, कि इनको कोड पता था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि कौन सा अमीनो एसिड है। तो ऐसा समझो, इन्होंने जो भी सारे कोड दिए इन्होंने अपने मशीन में डाल दिया, और जैसे एक एक कोड डाला उसका अलग अलग वो समझ आया कि हाँ मैं ये वाला कोड डाल रहा हूँ तो इससे ये अमीनो एसिड बन रहा है। और टोटल कितने अमीनो एसिड चाहिए थे हमारे शरीर के लिए, 20 प्रकार के, है ना। वो 20 अमीनो एसिड के लिए जब मैंने ऐसे डिफरेंट ढेर सारे कोडॉन्स को टेस्ट किया तो मुझे ऐसा पता चला कि कुछ कोडॉन्स तो ऐसे थे, कोई तो कोडॉन्स ऐसे थे जो 3 या 4 कोडॉन, 5 कोडॉन ऐसे थे जो किसी एक अमीनो एसिड को बनाया करते थे। मतलब कि अगर मैं फिनाइल एलानिन बना रहा हूँ तो पता चला मैंने ये वाला डाल दिया, उससे भी फिनाइल एलानिन बना, ये डाला उससे भी यही बना, ये डाला इससे भी वही बना। ओवरऑल नंबर ऑफ कोडॉन्स की तो संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अमीनो एसिड टोटल कितने बन पा रहे थे, 20 ही बन पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जॉर्ज गैमो साहब की बात बिल्कुल सही थी कि ये ट्रिपलेट ही होते हैं। हाँ, वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि कैसे 64 कोडॉन आप बना ले गए। उसका मीनिंग तो यहाँ सबसे समझ आने लग गया था कि ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो इन्हें ये बात समझ आई, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम तैयार किया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। दिस सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम था, दिस सिस्टम हेल्प्स टू डिकोड, या कह दो टू डिकोडिंग कोडॉन्स। कोडॉन्स को डिकोड करने के लिए ये वाला सिस्टम इनका काफ़ी बढ़िया रह गया था, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या थे, साइंटिस्ट के कुछ कॉम्बिनेशन से, जिसके वजह से आपका पूरा का पूरा क्या रेडी हो गया था, पूरा 64 कोडॉन्स का पूरा सब तैयार हो गया था। यहाँ पर कुछ बातें जानने वाली हैं जिसको मैं कह रहा हूँ क्या, सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। या उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं म्यूटेशन को लेके अगर कुछ बात हो, पर चलो अभी सैलिएंट फीचर लिख देते हैं, फिर म्यूटेशन की बात करते हैं। देखो, सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, मतलब क्या निष्कर्ष निकला आपने जो इतनी सारी चीजें देखी, कौन कौन सी बातें। मतलब कि पहला पॉइंट कि आप ये बोल रहे हो कि जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट है। मतलब मैं ये कह रहा हूं एक कोडॉन क्या है, ट्रिपलेट है। ठीक है, एक कोडॉन क्या है, ट्रिपलेट है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे कोडॉन ऐसे भी थे जो ढेर सारे कोडॉन किसी एक अमीनो एसिड को भी कोड किया कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे कि आप कह सकते हो कि जो कोडॉन्स होते हैं ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल भी होते हैं। तो ये सब तो कुछ बातें यहाँ पे हमें समझ आ ही रही थी। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये सब बात है कि जेनेटिक कोड हमें ये पता चला कि क्या है, कोडॉन ट्रिपलेट के फॉर्म में होता ही होता है। दूसरी बात, आपका टोटल ऐसे 61 कोडॉन्स थे जो कोड करते थे
अमीनो एसिड को। मतलब 61 कोडॉन्स ऐसे थे जो अमीनो एसिड बनाया करते थे। तो बाकी के कहाँ गए? 3। बाकी के जो 3 कोडॉन्स थे ये डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड, इसलिए इनको हम क्या बोला करते थे? स्टॉप कोडॉन्स। मतलब कि जब भी पूरी की पूरी सिंथेसिस हो रही होगी तो ये वाले 3 अलग अलग कोडॉन्स जो है ये आएंगे और ये बताएंगे कि हो गई है सिंथेसिस, अब रोक दिया जाए काम। ये सिग्नल किस चीज़ का दिया करते थे? काम को रोकने का सिग्नल दिया करते थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट अभी मैंने क्या टच किया था कि कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाई मेनी कोडॉन्स, और इसी को आप क्या बोलते हो? डीजेनरेसी। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस हो सकते हैं। बाकी इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, कुछ अमीनो एसिड कोडेड बाय मेनी कोडॉन, जिसको आप क्या बोल रहे हो? डीजेनरेसी बोल रहे हो। और जब भी आप एमआरएनए पे रीड करते हो कोडॉन को तो आप एक कंटिन्यूअस फैशन में रीड करते हो, मतलब लगातार 3-3 का सेट लेकर चलते रहते हो। उसमें बीच में कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई आपने अगला कोई 3 सेट ले लिया। जैसे देखना, अभी बताता हूँ यहाँ पे कि जब आप रीड करते हो फॉर रीडिंग कोड, आप कंटिन्यूअस फैशन में रीड करते हो विदाउट पंचुएशन। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर मेरे पास ये एमआरएनए है और यहाँ पर कोई कोडॉन्स ऐसे लगे हैं, मान लो ए यू जी यू सी जी ए जी सी ऐसे करके मान लो कर दिया, तो यहाँ पे जब आप रीड करोगे तो ऐसे 3-3 का सेट लेकर करोगे और ऐसे आगे सीक्वेंस में चलोगे। पंचुएशन ना आना मतलब ये नहीं कर सकते आप कि अगर इनमें का कोई यूज़ हो चुका है तो आप ये चाहो कि चलो इसका यू जी और इसका यू मिला के नया कोडॉन बना दे। ऐसा नहीं होगा। ये आपका एक सेट में ही ऐसे जाता जाएगा, वो भी ऐसे सामने सीक्वेंस में जाता जाएगा। ठीक है। और अगली बात, एक तो ये हुआ। दूसरी एक और बात कि कोडॉन्स जो होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे प्रोटीन सिंथेसिस रोकना है और उसके लिए मुझे स्टॉप कोडॉन चाहिए और स्टॉप कोडॉन मुझे चाहिए, ठीक है, तो ये जो कोडॉन है, जो इनका मीनिंग होगा UGA अगर है, ठीक है, जो स्टॉप कोडॉन है, अगर ये स्टॉप कोडॉन हमारे केस में है तो ये चाहे किसी का जेनेटिक मटेरियल हो, है ना, चाहे बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, अगर उसके भी जेनेटिक मटेरियल में ये वाला कोड है तो वो क्या करेगा? हर बार प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेगा। मतलब जो कोडॉन हमारे में कोई अमीनो एसिड बना रहा है वही बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी वही काम करेगा। अगर हमारे में कोई कोडॉन है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बना रहा है, ठीक है, और उसका कोड हमें पता है, तो हम क्या करेंगे? वही वाला अपना जो डीएनए का पार्ट है जिसमें वो कोड है उसको काट के हम बैक्टीरिया में चिपका देंगे, ताकि जो हमारे बॉडी में प्रोटीन हम बनाना चाह रहे थे वो बैक्टीरिया के थ्रू बना लें। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे में जो डिवीज़न होगी सेल की वो स्लो होगी, उनके केस में क्या होगा? बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा। तो वही प्रोटीन जो हमारे में बनने में लंबा समय लग सकता है वो बैक्टीरिया से बनाने में हमें बहुत जल्दी जल्दी हम बना सकते हैं। तो ये सब फ़ायदा हम ले सकते थे जो हम बायोटेक में यूज़ करते हैं। तो आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे अभी क्या बता रहा था मैं, आप ये बोल सकते हो कि जैसे कि ये यूनिवर्सल कोडॉन होते हैं, ठीक है, कोडॉन्स आर यूनिवर्सल, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज़ है तो वो उसी चीज़ के लिए क्या करेगा? कोड किया करेगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस आपके बुक में लिखा भी है कि कुछ ऐसे हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया, प्रोटोजोआ का हो गया, इनमें कभी कभार कुछ वेरी हो सकता है, बाकी ऑलमोस्ट नियरली सेम होता है सभी के सभी में।
अगली बात, यहाँ पर आपको याद रखना है AUG का कोडॉन का रोल, इसका डुअल रोल होता है। ये स्टार्ट कोडॉन है, मतलब ये जब आएगा तब शुरुआत होगी प्रोटीन के सिंथेसिस की, और अगर ये कोडॉन कहीं बीच में आके टपक गया तो ये मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड किया करेगा। तो AUG इसका 2 रोल याद रखना है। कौन कौन सा? कि ये स्टार्ट कोडॉन होता है और मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। अगली बात, आपको स्टॉप कोडॉन्स याद रखने हैं। कौन कौन सा? UGA, UAA और UAG, ये क्या है? स्टॉप कोडॉन्स हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा फिर मैं बता देता हूँ, म्यूटेशन को लेके कुछ बात करी गई है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट मैं बता दूंगा, एक बार देख लो आप। देखो, म्यूटेशन को लेकर जो कुछ बातें करी गई हैं, खासकर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को लेकर उन्होंने बातें करी हैं, ठीक है। आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी म्यूटेशन वाले जगह पे मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर कोड में एक भी थोड़ा सा चेंज हो गया तो पूरा का पूरा सीक्वेंस बदल जाएगा, अमीनो एसिड ही दूसरा बन जाएगा। आपकी बुक एक एग्जाम्पल भी लिखती है। कौन सा एग्जाम्पल याद दिला रही है पता है? सिकल सेल एनीमिया का, जहाँ पर आप देखते हो कि ग्लूटामेट वेलिन में बदल जाता था। किसके वजह से? ग्लूटामेट एक अमीनो एसिड था जो वेलिन में चेंज हो जाता था। किसके वजह से बदलता था? कोई एक बेस था जो बदल जाया करता था, और उस एक छोटे से म्यूटेशन के वजह से कोई दूसरा अमीनो एसिड बनता था, जिससे पूरा का पूरा शेप चेंज हो जाता था आरबीसी का। मतलब कि उसका प्रोटीन बनने का जो इफेक्ट था, ऐसा लगता है वो ही बदल गया किसी एक छोटे चेंज के वजह से, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि म्यूटेशंस की अगर मैं बात करूं, म्यूटेशंस इन जेनेटिक कोड, तो आप बताया करोगे म्यूटेशन कौन सी हुआ करेगी। अगर सिंगल बेस में चेंज करें, मतलब कि अगर आप चेंज कर रहे हो, चेंज इन 1 और 2 बेसिस, अब वो चाहे आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, इंसर्शन, या फिर आप कुछ डिलीट कर रहे हो, जिसको आप क्या बोल रहे हो? डिलीशन। दोनों के केस में क्या होगा? फ्रेम शिफ्ट हो जाया करेगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ऐसा कुछ है, राम हैज़ रेड कैप, जैसा आपकी बुक में दिया है, अगर ऐसा कुछ है कि राम हैज़ रेड कैप ऐसा कुछ लिखा है, और अगर आपने बीच में कोई भी एक चीज़ ऐसे इंसर्ट कर दी, मान लो ऐसे बी कर दिया, तो यहाँ पे कोडॉन कैसे बदलेगा? देखो, ये तो इतना था, ये भी इतना था, सही था। अब ये नया कोडॉन ये बना और ये इतना बना, ये फालतू का एक्स्ट्रा हो गया। मतलब ऐसा लगता है फ्रेम यहाँ शिफ्ट हो गया। और अगर आपने डिलीट कर दिया, कोई चीज़ हटा दी, मान लो यहाँ से आर ही हटा दिया, तो क्या हो गया? राम हैज़ EDCAP हो जाएगा, इस तरीके का। तो ये चेंज हो सकता है, फ्रेम यहाँ से सीक्वेंसेस का चेंज हो सकता है। दूसरा कि अगर आप चेंज इन 3 और मल्टीपल ऑफ 3, मतलब अगर आप 3 जोड़ी हटा दो या इंसर्ट कर दो, या फिर 3 का कोई मल्टीपल, चाहे 6, चाहे 9, चाहे 12, कुछ भी, चाहे आप इंसर्शन या डिलीशन करो, तो यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट नॉट अल्टर्ड, मतलब ऐसा लगता है कि वो बदला ही नहीं। जैसे कि अगर मैं बोलूं राम हैज़ रेड कैप, ऐसा कुछ रहा करता था। अब मैंने बीच में क्या कर दिया? कोई नई चीज़ ऐड कर दी, वो भी 3, एक ये डाल दिया, एक ये और एक ये, 3 तरीके का।
तो ऐसा लगता है जो पहले के सेट्स थे उनमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ और बाकी के भी नहीं, और एक ऐसा लगता है नया कुछ बन रहा होगा। या फिर अगर आप इसको डिलीट भी कर दो तो भी वही का वही रह गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा लगता है कि अगर आप 3 या 3 के जोड़ी में कुछ चेंज करते हो तो उसका कोई असर नहीं होता है कोई बहुत खास, लेकिन 1 या 2 में चेंज कर देते हो तो पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ असर तो होगा लेकिन फ्रेम पूरा नहीं बदलेगा। ठीक है, कोई एक जगह पर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये क्लियर होता है? ठीक है, देखना अब यहाँ पर ज़रा सी बात कर लेते हैं क्या tRNA की, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एडेप्टर मॉलिक्यूल। tRNA या एडेप्टर मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनना। जब फ्रांसिस क्रिक थे, फ्रांसिस क्रिक ने जब मॉडल वो दे रहे थे अपना DNA डबल हेलिक्स ये सब बातें कर रहे थे, रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे, तो ये जो कोडॉन्स वाली चीज़ थी, कोडॉन वाली बात आने के पहले ही इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस हो गई थी, कहीं ना कहीं ये चीज़ आइडिया हो गया था कि कोई तो ऐसा मैकेनिज़्म है या फिर कोई तो ऐसी चीज़ है जो mRNA की चीज़ को क्या करता है, रीड करता है और साथ ही साथ कोई ना कोई अमीनो एसिड को उससे जोड़ दिया करता है। अब वो क्या मैकेनिज़्म है, क्या है, उन्हें क्लियर नहीं हो रहा था। उसी चीज़ को इन्होंने क्या बोला था, कोई एडेप्टर मॉलिक्यूल है, जिसको आप अभी पढ़ते हो क्या, tRNA के रूप में पढ़ते हो। तो ये बात फ्रांसिस क्रिक ने बहुत पहले ही बता दी थी कि कोई तो ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या करता था, उसका एक हैंड क्या करता था, mRNA के कोड को रीड करता था और उसका अदर हैंड क्या करता था, किसी अमीनो एसिड से उसको लिंक कर देता था। और यही मैकेनिज़्म चलता था और आगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहीं ना कहीं प्रोटीन बनना शुरू हो जाता था। तो ये बात इन्होंने कही थी, ये ध्यान रखना। मतलब कि फ्रांसिस क्रिक postulated the presence of adapter molecule which one strand, या आप कह लो जिसका एक हैंड है ना, which one hand read code and on other hand link अमीनो एसिड, कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लिंक कर देता, लिंक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लिंक कर दिया करता था। और आप tRNA को ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूबल RNA भी बोलते हो, sRNA, सोल्यूबल RNA के नाम से भी आप इसको जानते हो। ऐसे समझ लो ये हुआ करता था mRNA, मान लो ऐसे है ना, तो यहाँ पर कोई कोड होगा, मान लो ऐसे है AUGCCG, ऐसे करके मान लो बहुत सारे रहते होंगे। तो बात यहाँ पे क्या हो रही है कि एडेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, ऐसे समझ लो उसका स्ट्रक्चर कुछ होता होगा। ठीक है, इसका अपोजिट साइड पर ये प्रेजेंट होता है, इसका अपोजिट आप बना दो, ए का क्या होगा यू का क्या होगा ए, जी का क्या होगा सी, और इसके पास एक अमीनो एसिड होता है। मतलब tRNA अपना एंटी कोडॉन वाला लेकर घूमा करता है कि मतलब हम एंटी कोडॉन हैं, ये क्या है, एंटी कोडॉन है। मतलब अगर कोई कोडॉन लगा हुआ है, अगर कोई कोडॉन होगा तो उसके हम एंटी वाले हैं, ताकि हम सामने पहचान सकें। और एंटी हम किसके हैं, हम कोई प्रोटीन या हम कोई अमीनो एसिड को जोड़ा करेंगे, जैसे कि ये मेथियोनिन को अगर लाया करेगा। मतलब हम कोई कोडॉन लेकर आएंगे, जैसे ही मुझे ये सेम वाला मिल गया तो मुझे पता चल जाएगा कि ये क्या है, किसका, मेथियोनिन का, तो मैं मेथियोनिन को चिपका दिया करूँगा।
है ना। तो ये tRNA है, ये क्या है, ये अमीनो एसिड हुआ करता था। तो tRNA कुछ ऐसा रोल प्ले किया करता था, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में एक बात मैं थोड़ा और बताऊं कि जब इनिशिएशन होता है शुरुआत के समय पे, फॉर इनिशिएशन, तो आप कह सकते हो इनिशिएशन tRNA इज प्रेजेंट, ठीक है। इनिशिएशन के लिए कोई इनिशिएशन tRNA प्रेजेंट हुआ करता है, बट टर्मिनेशन के लिए नहीं। फॉर टर्मिनेशन, कि उसे ख़त्म या बंद करने के लिए कोई tRNA नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टॉप कोडॉन हुआ करते हैं, और tRNA का क्या रोल है, ये कोई अमीनो एसिड को लाया करेगा, ठीक है। और स्टॉप कोडॉन के लिए कोई अमीनो एसिड नहीं हुआ करता, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ तक क्लियर है, और हमने जेनेटिक कोड और ये tRNA का कॉन्सेप्ट एक बार समझा है। इसके आगे की कहानी हम ट्रांसलेशन, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे, और हो सकेगा तो ट्रांसलेशन के बाद हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की चीज़ कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।